हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है साइकोथेरेपी एंड साइकोसोशल थेरेपी के बारे में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ साइकेट्री नर्सिंग, साइकोथेरेपी एंड साइकोसोशल थेरेपी। ये दोनों टॉपिक्स एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है और प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग के लिए भी बहुत यूजफुल है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए बिकॉज मैं कॉन्सेप्ट को बहुत ही ईजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने वाली हूँ विद एग्जाम्पल्स। तो ऑलरेडी हम प्रीवियस वीडियो में साइकोथेरेपी और साइकोसोशल थेरेपी के बारे में पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम डिटेल में साइकोथेरेपी और साइकोसोशल थेरेपी के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि उनके गोल्स क्या हैं, इंडिकेशंस क्या है, एग्जाम्पल्स क्या है, या फिर लिमिटेशंस क्या होते हैं, एडवांटेजेस क्या है, या रोल ऑफ नर्सेस इसमें क्या होता है। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं साइकोथेरेपी की। तो यहाँ हम इंट्रोडक्शन टू साइकोथेरेपी देख रहे हैं। ओके, सिंपल लैंग्वेज में साइकोथेरेपी को टॉक थेरेपी भी कहा जाता है, यानी कि पेशेंट और थेरेपिस्ट के बीच कम्युनिकेशन के थ्रू पेशेंट की थॉट्स, इमोशंस और बिहेवियर को इम्प्रूव करने की कोशिश की जाती है। ओके, नेक्स्ट हम डेफिनेशन देखते हैं। साइकोथेरेपी इज अ साइंटिफिक ट्रीटमेंट मेथड इन विच अ ट्रेन्ड थेरेपिस्ट helps a person understand and change unhealthy thoughts, feelings and behavior। मतलब मेडिसिन के बिना मेनली कम्युनिकेशन और साइकोलॉजिकल टेक्निक्स के थ्रू ट्रीटमेंट दिया जाता है। ओके, अब क्वेश्चन आता है कि साइकोथेरेपी का पर्पस क्या है। ओके, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है गोल्स ऑफ साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी हेल्प करता है स्ट्रेस को और एंजाइटी को रिड्यूस करने में, कम करने में हेल्प करता है। उसके अलावा इमोशनल जो कंट्रोल होता है उसको इम्प्रूव करता है। सेल्फ अवेयरनेस को ये इंक्रीज कर रहा है। जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होता है, मतलब एक पेशेंट और एक जो थेरेपिस्ट है या फिर किसी भी दो व्यक्ति के बीच में जो बातें हो रही हैं, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है, उसको इम्प्रूव करता है। हेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म को डेवलप करता है। हेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म एज इन जो हमारा कहीं भी एडजस्ट होने का एक मैकेनिज्म होता है, उसको डेवलप करवाना। मैल एडप्टिव बिहेवियर, जो भी बुरी आदतें हैं उसको चेंज करना। सोशल और ऑक्यूपेशनल जो फंक्शनिंग है उसको इम्प्रूव करना और मेंटल वेलबींग को प्रमोट करना। तो बेसिकली साइकोथेरेपी का ओवरऑल अगर काम देखा जाए तो इसका काम है कि एक जो भी मेंटली स्ट्रेस्ड इंसान है या फिर अगर उसको अपने बारे में पता नहीं है या आसपास कैसी चीज़ें रहती हैं वो पता नहीं है, तो हम उसके इमोशंस को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, उसके थॉट्स को चेंज कर रहे हैं, उसके बिहेवियर को चेंज कर रहे हैं। अगर मैं इसका एग्जाम्पल देखूं तो सपोज एक स्टूडेंट बार बार फेल होने के डर से एंजाइटी फील करता है, ठीक है, और खुद को फेलियर समझने लगता है। तो थेरेपिस्ट क्या करते हैं, थेरेपिस्ट उसकी नेगेटिव थिंकिंग को आइडेंटिफाई करके जो उसके थॉट्स हैं उसको पॉजिटिव कोपिंग मेथड सिखाता है। ठीक है, तो हमने नेगेटिविटी वहां से ले ली और उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं इंडिकेशन ऑफ साइकोथेरेपी, कि साइकोथेरेपी का इंडिकेशन क्या है, मतलब किन कंडीशंस में हम साइकोथेरेपी देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे है डिप्रेशन, एंजाइटी डिसऑर्डर, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जिसे हम ओसीडी बोलते हैं, फोबियाज, पर्सनालिटी डिसऑर्डर, स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर्स, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, सब्सटेंस अब्यूज, ईटिंग डिसऑर्डर, ट्रॉमा एंड ग्रीफ, स्किज़ोफ्रेनिया, चाइल्डहुड बिहेवियर प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो ये कुछ हमारे इंडिकेशंस होते हैं साइकोथेरेपी के, मतलब इन प्रॉब्लम्स में हम साइकोथेरेपी देते हैं। ठीक है, अब ये प्रॉब्लम्स क्या है, ये डिजीजेस क्या है, ये हम आगे पढ़ेंगे जब हम मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर डील करेंगे डिटेल में, तब हम पढ़ेंगे कि डिप्रेशन क्या है, एंजाइटी डिसऑर्डर क्या है, तब हम डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ जस्ट आप इसको याद रखना कि इन कंडीशंस में हम साइकोथेरेपी देते हैं। और अगर इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको बोलूँ तो अगर किसी पर्सन का ब्रेकअप हुआ हो और उसके बाद इमोशनली डिस्टर्ब्ड हो, तो साइकोथेरेपी उसको इमोशनल बैलेंस रीगेन करने में हेल्प करती है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोथेरेपी। इफेक्टिव साइकोथेरेपी के कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स होते हैं, जैसे कि ट्रस्ट एंड रैपिड बिल्ड करना। ठीक है, रैपिड क्या है, एक जो हमारा जो कम्युनिकेशन होता है, प्रॉपर कम्युनिकेशन होता है, उसको हम रैपिड बोलते हैं। और ट्रस्ट एज एन पेशेंट से आप
अच्छे से बात करोगे, पेशेंट की सुनोगे, पेशेंट को अगर ये फील होगा कि नहीं मैं बोल रहा हूँ जो भी ये ध्यान से सुन रहे हैं, तभी वो आप पे ट्रस्ट कर पाएगा। ठीक है, तो ट्रस्ट एंड रैपिड बिल्ड करना, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना। अब कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करने का क्या मतलब है कि जो भी बात आप एक साइकेट्रिस्ट को बता रहे हो, एक थेरेपिस्ट को बता रहे हो, या जो भी ट्रेंड वहाँ पे पर्सन है उनको अगर आप कोई भी चीज़ शेयर कर रहे हो, तो वो किसी और से वो चीज़ शेयर नहीं कर सकते हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब है कि जो भी आप उन्हें बता रहे हो वो सेफ है, सिर्फ वही जानते हैं, उनके अलावा वो किसी और से शेयर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा आता है कि पेशेंट की इंडिविजुअलिटी को रिस्पेक्ट करना। ठीक है, तो पेशेंट को भी रिस्पेक्ट करना, ऐसा नहीं है कि पेशेंट को आप जज कर रहे हो कि पेशेंट ने ऐसा क्यों किया वैसा क्यों किया। ठीक है, तो उसकी इंडिविजुअलिटी को रिस्पेक्ट करना है। एक नॉन जजमेंटल एटीट्यूड के साथ आपको बैठना है वहाँ पे। अगर आप थोड़ा सा भी ऐसे एटीट्यूड शो करते हो कि हाँ तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं थी, या ओ माय गॉड तुमने ऐसा किया, तो वो जो जजमेंट होता है, अगर आप किसी को भी आप अगर ऐसे एटीट्यूड के साथ बैठ रहे हो जहाँ पे सामने वाले इंसान को ऐसा लगता है कि आप जजमेंट पास करोगे या आप मुझे जज कर रहे हो, तो वो आपसे शेयर नहीं करेंगे, वो अपने इमोशंस आप पे एक्सप्रेस नहीं करेंगे। ठीक है, तो नॉन जजमेंटल एटीट्यूड होना चाहिए। एम्पैथी और एक्टिव लिसनिंग होना चाहिए। अगर पेशेंट बोल रहा है और आप सुन नहीं रहे हो, आप कहीं और ध्यान दे रहे हो या उसके साथ एम्पैथाइज नहीं कर रहे हो, तो पेशेंट का आप ट्रस्ट कभी भी गेन नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है एनकरेजिंग एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स। तो पेशेंट को हमें एनकरेज करना है कि वो अपनी फीलिंग्स को शेयर करे। पेशेंट का जो ट्रीटमेंट है उसमें उसका पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है, और प्रोफेशनल बाउंड्रीज जो हैं उसको भी मेंटेन करके रखना चाहिए। तो ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो इसका मतलब है थेरेपिस्ट पेशेंट को जज नहीं करता बल्कि उसको सपोर्ट करता है। ठीक है, तो अगर आप किसी भी थेरेपिस्ट के पास जा रहे हैं तो वो आपको जज नहीं करेगा, वो आपको सपोर्ट करेगा। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हम टाइप्स ऑफ साइकोथेरेपी पे। तो टाइप्स ऑफ साइकोथेरेपी हम यहाँ जस्ट हमने एनलिस्ट करा है, नेक्स्ट वीडियोस में हम इन्हें एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे जस्ट मैंने एनलिस्ट किया हुआ है। तो इंडिविजुअल साइकोथेरेपी हमारा फर्स्ट थेरेपी है, देन ग्रुप थेरेपी, देन फैमिली थेरेपी, बिहेवियरल थेरेपी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी जिसको हम सीबीटी भी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है साइको एनालिसिस, नेक्स्ट आता है इंटरपर्सनल थेरेपी, फिर सपोर्टिव थेरेपी, प्ले थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, रिक्रिएशनल थेरेपी। तो ये कुछ थेरेपीज हैं जो साइकोथेरेपी में भी आते हैं, और इनमें से कुछ थेरेपीज ऐसे हैं जो साइको सोशल थेरेपीज में भी आते हैं। वो आगे हम पढ़ेंगे कि साइकोथेरेपी और साइको सोशल थेरेपी ये मिक्स क्यों हो रहे हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ साइकोथेरेपी की। तो साइकोथेरेपी करने का क्या एडवांटेज होता है? सबसे पहले इमोशनल हेल्थ इंप्रूव हो जाती है। ठीक है, हेल्प्स अंडरस्टैंड बिहेवियर, मतलब पेशेंट को समझ में आता है कि बिहेवियर को समझना कैसे है। ठीक है, उसके अलावा एंजाइटी और स्ट्रेस को रिड्यूस कर पाता है, रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव कर पाते हैं, डेवलप कोपिंग मैकेनिज्म। तो कोपिंग मैकेनिज्म एज इन जो हमारा एक डिफेंस मैकेनिज्म है, जो हमारा एक एडजस्ट करने का मैकेनिज्म होता है, वो डेवलप हो जाता है और सेल्फ एस्टीम को भी एनहांस करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ साइकोथेरेपी। तो साइकोथेरेपी या कोई भी थेरेपी है उसकी एक लिमिटेशन होती है, कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं उसमें। तो वो कौन से प्रॉब्लम्स हैं? तो जैसे जो साइकोथेरेपी है वो टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इसमें, एक्सपेंसिव भी है, हर एक सेशन के पैसे होते हैं। ठीक है, मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब आपको बार बार थेरेपी के लिए जाना या फिर थेरेपी में बैठना, उसके लिए भी एक मोटिवेशन की ज़रूरत रहती है। उसके अलावा स्लो इम्प्रूवमेंट इन सम पेशेंट्स, मतलब कुछ पेशेंट्स में बहुत ही स्लो इम्प्रूवमेंट देखी जाती है, कि ऐसा नहीं है कि एक बार आपने थेरेपी किया या एक सेशन किया और आप इम्प्रूव हो गए। ठीक है, कुछ पेशेंट्स में बहुत सारे थेरेपीज लगते हैं, बहुत सारे सेशंस लगते हैं, तब जाके उनकी कंडीशन जो है वो इम्प्रूव हो पाती है। एंड लास्ट क्या है, नॉट सुटेबल अलोन फॉर सीवियर साइकोसिस। अब जैसे सीवियर साइकोसिस है, जो भी सीवियर साइकोटिक पेशेंट्स होंगे उनके लिए सिर्फ और सिर्फ साइकोथेरेपी देना इज नॉट इनफ, उसके साथ साथ उन्हें मेडिसिन भी देनी पड़ती हैं। ठीक है, तो वो मेडिसिन कौन कौन से होंगे वो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ सिर्फ इतना है कि सीवियर साइकोसिस वाले को सिर्फ साइकोथेरेपी देने से वो ठीक नहीं होंगे। ओके, तो लास्ट है हमारा रोल ऑफ नर्स इन साइकोथेरेपी। ठीक है, तो साइकोथेरेपी में एक नर्स का क्या रोल होता है? फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा है एस्टैब्लिश थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप। तो हमें मेंटेन करना है एक थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप एज इन पेशेंट के साथ। एक ऐसा रिलेशनशिप मेंटेन करना है जो सिर्फ और सिर्फ हमारा ट्रीटमेंट के दौरान जो रिलेशनशिप बनता है वही होना चाहिए।
कोई पर्सनल रिलेशनशिप नहीं मेंटेन करना है, एक अच्छा कम्युनिकेशन बिल्टअप करना है, जो आईपीआर है वो आईपीआर एज एन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो है वो अच्छा होना चाहिए, पेशेंट आपको अपनी प्रॉब्लम्स बता पाए, ऐसे आपको पेशेंट के साथ रहना है, ठीक है। दूसरा आता है कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना है, पेशेंट की बातें हर जगह इधर उधर नहीं बतानी है, पेशेंट जो भी आपको शेयर कर रहा है वो आप तक ही रहना चाहिए। थर्ड पॉइंट है ऑब्जर्व पेशेंट्स बिहेवियर, तो पेशेंट का बिहेवियर आपको ऑब्जर्व करना है कि पेशेंट क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। जो कम्युनिकेशन होता है उसके लिए एनकरेज करना है कि पेशेंट आपसे बात कर पाए, ऐसा नहीं है कि वो चुप रहेगा, अगर पेशेंट चुप रहेगा तो आपको कुछ भी नहीं पता लगेगा, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट, तो इमोशनल सपोर्ट आपको प्रोवाइड करना है पेशेंट को भी, और अगर पेशेंट के घर वाले आ रहे हैं तो उनको भी। सिक्स्थ पॉइंट है असिस्ट ड्यूरिंग थेरेपी सेशंस, तो आपको उनके जो भी थेरेपी सेशंस है उसके दौरान आपको असिस्ट करना है। सेवेंथ है टीच कोपिंग स्किल्स, जो भी कोपिंग स्किल्स होते हैं वो आपको उन्हें बताने हैं। उनका जो प्रोग्रेस है वो मॉनिटर करना है, फैमिली मेंबर्स को एजुकेट करना है, और लास्ट आता है मेंटेन सेफ एनवायरनमेंट, मतलब एक सेफ एनवायरनमेंट मेंटेन करके रखना है कि जो पेशेंट है या फिर जो थेरेपिस्ट हैं या जो भी है वहाँ पे प्रेजेंट वो सेफ फील करे, और किसी को भी किसी से प्रॉब्लम ना हो, या फिर कोई भी एक अलग सिचुएशन में ना आए, या फिर जो पेशेंट है वो खुल के अपनी बातें बता पाए। तो दिस वाज ऑल अबाउट साइकोथेरेपी जो हमने अभी अभी पढ़ा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू साइकोसोशियल थेरेपी, ठीक है। ओके, तो अब हम सेकंड टॉपिक डिस्कस करते हैं साइकोसोशियल थेरेपी। साइकोथेरेपी मेनली थॉट्स और इमोशंस पे फोकस करती है, बट साइकोसोशियल थेरेपी साइकोलॉजिकल प्लस सोशल फंक्शनिंग दोनों इम्प्रूव करती है, स्पेशली क्रोनिक मेंटल इलनेस में ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। नेक्स्ट हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ साइकोसोशियल थेरेपी। तो साइकोसोशियल थेरेपी इज अ थेरेपेटिक अप्रोच दैट इम्प्रूव्स इमोशनल, सोशल, बिहेवियरल एंड ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग थ्रू सपोर्टिव इंटरवेंशंस। सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो पेशेंट को सोशली इंडिपेंडेंट और इमोशनली स्टेबल बनाना इसका मेन एम होता है, ठीक है, साइकोसोशियल थेरेपी का। नेक्स्ट हम बात करते हैं गोल्स ऑफ साइकोसोशियल थेरेपी, कि जो साइकोसोशियल थेरेपी है इसका गोल क्या है, मोटिव क्या है। तो सोशल फंक्शनिंग इंप्रूव करना है, कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करवाना है, सेल्फ केयर एबिलिटी को इंप्रूव करना है, इनकी जो इंडिपेंडेंस होती है उसको इंक्रीज करवाना है, रीलैप्स और हॉस्पिटलाइजेशन जो होता है उसको रिड्यूस करना है। अब रीलैप्स का क्या मतलब हुआ कि बार बार एक ही प्रॉब्लम आ जा रही है, ठीक है, जैसे कोई एंजाइटी है वो ट्रीट हो गया बट फिर से दोबारा से वो एंजाइटी आ गया, दैट इज रिलैप्स, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम के लिए हो। और जो हॉस्पिटलाइजेशन होते हैं, जो मेंटल इलनेस की वजह से वो हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं, तो इसको भी हमें रिड्यूस करवाना है। नेक्स्ट आता है इम्प्रूव कोपिंग एंड स्ट्रेस, ठीक है, तो उनका कोपिंग मैकेनिज्म जो है उसको इम्प्रूव करवाना है, उनका जो स्ट्रेस है उससे वो अब कैसे कोप कर पाए, कैसे बच पाए, उसको हमें इम्प्रूव करवाना है। तो वही यहाँ पे लिखा है इम्प्रूव कोपिंग विद स्ट्रेस। उसके अलावा है एनहांस क्वालिटी ऑफ लाइफ, जो भी उनकी लाइफ है उसकी जो क्वालिटी है वो थोड़ी एनहांस करनी है, अगर वो अपने प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व कर पाए या अपने डेली रूटीन खुद परफॉर्म कर पाए, वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करवाना है, एनहांस कराना है। एंड लास्ट आता है प्रमोट कम्युनिटी एडजस्टमेंट, ये कम्युनिटी में वो कैसे एडजस्ट करके रह पाते हैं उसको हमें प्रमोट करना है, वो हमें उन्हें सिखाना है। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोसोशियल थेरेपी, ठीक है, तो प्रिंसिपल्स क्या क्या है। इंडिविजुअलाइज्ड केयर, मतलब अलग अलग केयर प्रोवाइड हो रहा है, हर एक इंसान को केयर प्रोवाइड होती है इसमें। होलिस्टिक अप्रोच एज इन हम सब कुछ जो एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ हम पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक हमने केयर प्रोवाइड किया, हम सारी तरीके से उसको केयर प्रोवाइड कर रहे हैं। पेशेंट का पार्टिसिपेशन ज़रूरी है, पेशेंट का पार्टिसिपेशन उसमें होना चाहिए। फैमिली इन्वॉल्वमेंट भी रहता है, जो साइकोसोशल थेरेपी है उसमें फैमिलीज भी इन्वॉल्व रहती हैं। रिहैबिलिटेशन फोकस्ड केयर रहता है, मतलब जो पेशेंट का एक नॉर्मल फेज था, जो मेंटल इलनेस से पहले का जो एक हेल्दी फेज था, उस फेज में वापस उसको भेजना ही इनका मोटिव रहता है। देन स्किल डेवलपमेंट, उनका स्किल डेवलपमेंट भी होता है कि अगर जब वो नॉर्मल हो जाएंगे या जब उनका स्ट्रेस थोड़ा वो मैनेज करना सीख जाएंगे तो उनको कुछ स्किल्स भी आने चाहिए, ठीक है, तो स्किल भी डेवलपमेंट करवाते हैं। कम्युनिटी इंटीग्रेशन, मतलब साथ में मिलके कैसे रहना है, कैसे आपको हर एक चीज मैनेज करना है, वो भी सिखाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है इंडिकेशन ऑफ साइकोसोशल थेरेपी। तो इंडिकेशन मतलब हम किन पेशेंट्स को देते हैं, तो जिन पेशेंट को स्किज़ोफ्रेनिया है, बाइपोलर डिजीज है,
या बाइपोलर डिसऑर्डर बोल सकते हैं, या डिप्रेशन है, सब्सटेंस अब्यूज है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, ऑटिज्म या फिर क्रोनिक साइकेट्रिक इलनेस, तो इन पेशेंट्स को हम साइकोसोशल थेरेपी देते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कंपोनेंट ऑफ साइकोसोशल थेरेपी, या फिर आप टाइप ऑफ साइकोसोशल थेरेपी भी बोल सकते हो कि साइकोसोशल थेरेपी में हम बेसिकली क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ 10 टाइप्स लिखे हैं। सबसे पहला है साइको एजुकेशन। साइको एजुकेशन एज एन आप उन्हें जो मेंटल हेल्थ है उसके बारे में एजुकेट कर रहे हैं। नेक्स्ट है सोशल स्किल ट्रेनिंग्स। नेक्स्ट है वोकेशनल रिहेबिलिटेशन, देन फैमिली थेरेपी, ग्रुप थेरेपी, मिलियू थेरेपी, occupational therapy, recreational therapy, counseling and last है community based rehabilitation। तो ये कुछ इसके components है जो आगे हम नेक्स्ट वीडियोस में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, यहाँ सिर्फ हमने एनलिस्ट किया है। नेक्स्ट आ जाता है एडवांटेजेस ऑफ साइको सोशल थेरेपी। ठीक है, तो एडवांटेज क्या है कि ये क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर रहा है, सोशल फंक्शनिंग को एनहांस कर रहा है, जो रिलैप्सेस होते थे, ठीक है, जो दोबारा दोबारा प्रॉब्लम होती थी उसको रिड्यूस करना, पेशेंट का जो इंडिपेंडेंस है उसको एनकरेज करना कि वो अपना काम खुद कर पाए, किसी और पे डिपेंडेंट ना रहे, फैमिली रिलेशनशिप्स इंप्रूव करना, और जो कम्युनिटी एडजस्टमेंट है उसको भी बेटर करना। अब इसमें लिमिटेशंस क्या क्या आती है, मतलब कौन कौन से प्रॉब्लम्स फेस किए जा सकते हैं। तो रिक्वायर्स लॉन्ग टर्म इन्वॉल्वमेंट, बहुत ही लंबे टाइम के लिए इन्वॉल्व रहना पड़ता है। नीड्स फैमिली कोऑपरेशन, फैमिली का भी कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी है। अगर फैमिली इन्वॉल्व नहीं है, फैमिली साथ नहीं दे रही है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। देन लिमिटेड रिसोर्सेज इन सम एरियाज, तो सम एरियाज मतलब कुछ एरियाज में लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं जहाँ पे आप साइकोसोशल थेरेपी अच्छे से नहीं दे सकते हो। एंड लास्ट है सम पेशेंट्स में लैक मोटिवेशन। तो जैसा कि मैंने बोला, ये जो थेरेपीज होती हैं ये ऐसा नहीं है कि 1 घंटे के लिए गए और ठीक हो गए, इसके लिए बहुत सारे सेशंस लगते हैं, और सेशंस में जाने के लिए आपके पास मोटिवेशन होना चाहिए कि आपको ठीक होना है। और अगर आप ठीक होना चाहते हैं तो मतलब एक जो मोटिवेशन होना चाहिए ना कि डेली उठना है, थेरेपी में जाना है, वहाँ पे 1 घंटे 1.5 घंटे बैठना है, आना है, तो उसके लिए भी मोटिवेशन चाहिए। ओके, तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं रोल ऑफ नर्स इन साइकोसोशल थेरेपी की। जो साइकोसोशल थेरेपी है इसमें नर्सेस का क्या रोल होता है। तो सबसे पहले असेस साइकोसोशल नीड्स। ठीक है, तो साइकोसोशल नीड्स हमें असेस करनी है कि उसको किस पर्टिकुलर जो साइकोसोशल नीड है उसकी ज़रूरत है। फिर सोशल इंट्रैक्शन को हमें एनकरेज करना है कि वो बात करें एक दूसरे से, उन्हें सेल्फ केयर स्किल्स हमें पढ़ाने हैं, बताने हैं, साइको एजुकेशन प्रोवाइड करना है, रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम्स जो होते हैं उसमें असिस्ट करना है, ग्रुप एक्टिविटीज़ जो होती हैं उसको कंडक्ट करना है, फैमिली मेम्बर्स को सपोर्ट करना है, पेशेंट प्रोग्रेस जो है उसको मॉनिटर करना है, मेडिकेशन एडेयरेंस को एनकरेज करना है कि जो भी उनकी मेडिकेशंस हैं उस पे वो रहें, वो खाएं, टाइम से अपनी दवाइयाँ लें। ठीक है, और लास्ट आता है कम्युनिटी एडजस्टमेंट को प्रमोट करें। तो ये है ओवरऑल रोल ऑफ नर्स इन साइकोसोशल थेरेपी। अब अगर मैं इन सब की बात करूं तो इसका कंक्लूजन क्या निकलता है। तो साइकोथेरेपी एंड साइकोसोशल थेरेपी are important treatment approaches in mental health care. Psychotherapy mainly focuses on changing thoughts, emotions, and behavior, while psychosocial therapy improves social functioning and rehabilitation. Both therapies play a major role in recovery, improving quality of life and helping patients become independent and socially adjusted. तो जो हमारी जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें हम ऑलरेडी डील कर चुके हैं कि साइकोथेरेपी और साइकोसोशल थेरेपी ये दोनों ही अलग अलग चीज़ों पे फोकस करते हैं। साइकोथेरेपी जो है वो मेनली जो थॉट्स हैं, इमोशंस है, बिहेवियर है उसको चेंज करने में फोकस करता है। और साइकोसोशियल, सोशल जब आ रहा है दैट मीन्स वो एक मेजर रोल प्ले करता है रिकवरी में, या फिर जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको इम्प्रूव करने में, या पेशेंट को इंडिपेंडेंट बनाने में। ठीक है, ताकि वो सोशली एडजस्ट कर पाए। तो ये दोनों का ही काम अलग है। अब बहुत सारे ऐसे हमने टाइप्स देखे जो साइकोथेरेपी में भी है, साइकोसोशल थेरेपी में भी है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि साइकोसोशल थेरेपी इज अ टाइप ऑफ साइकोथेरेपी। ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ साइकोथेरेपी। तो साइकोथेरेपी मान लो एक बहुत बड़ा अम्ब्रेला है, और उस अम्ब्रेला के अंदर ही आता है साइकोसोशल थेरेपी, और इसी वजह से कुछ जो टाइप्स हैं वो ये दोनों शेयर करते हैं।
ठीक है। तो ओवरऑल हमारा मोटिव यही था कि साइकोथेरेपी को आप अच्छे से समझ पाओ, और कहीं भी साइकोथेरेपी और साइकोसोशल थेरेपी आ रहा है तो आप कंफ्यूज ना हो कि साइकोथेरेपी क्या है, साइकोसोशल थेरेपी क्या है। इस वीडियो में मैंने आपको डिटेल में समझा दिया कि साइकोथेरेपी और साइकोसोशल थेरेपी ये दोनों का ही एक होता है ना कि क्या पार्ट है, ये किस चीज़ पे एक्ट करते हैं, कैसे इम्प्रूव करते हैं, और इनमें क्या डिफरेंस है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट या फिर रिकमेंडेशन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।